गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी अगली फसल थी, जो रोकड़ फसल के अंतर्गत ली गई थी, उसका नाम है आपके सामने गवार है। और इस गवार की फसल में, जिसको हम अंग्रेजी में क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं, इस फसल में कुछ बिंदु शेष रह गए थे जो आज इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, आप एक एक करके फसल को बढ़ा रहे हैं। यदि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो रोज स्टडी कर रहा है, तो उसके ये जो क्रॉप्स हैं वो कंप्लीट तैयार हो जाएगी। यदि वो एकत्रित कर रहा है और वो पीछे रह रहा है तो वो गलत बात है। इसलिए ध्यान रखिए बेटा, साथ चलिए, अपने आप ही ये फसल तैयार हो जाएगी आपकी। तो आगे देखना आप लोग, बुआई का टाइम, सोविंग, टाइम ऑफ सोविंग, ये देखना टाइम ऑफ सोविंग, ये इस फसल का बिंदु है। ये हेडिंग कह दो या बिंदु कह दो। तो यहाँ पर बुआई कब करनी है गवार की फसल की, तो आप लोग देखना, मैं यहाँ बता रहा हूँ। असिंचित क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में कब करेंगे? असिंचित क्षेत्र में अगर वर्षा हो रही है तो इसके अंदर एक दो सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसमें ऐसे क्षेत्र में बता रहा हूं, वर्षा आरंभ, वर्षा आरंभ होने पर सिंचाई, इसकी बुआई कर दें, ठीक है। वर्षा आरंभ होने पर, देखिए अभी मैं सिंचाई के बारे में, जब सिंचाई का पॉइंट आएगा तब बताऊंगा कि इस फसल को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, एक दो सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैं टाइम ऑफ सोविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। बुआई का समय, असिंचित क्षेत्र में बुआई कर दें वर्षा आरंभ होने पर, मीन्स वर्षा शुरू होते ही इसकी बुआई कर दें। तो इसकी वर्षा की जो बुआई है, जो इसकी गवार की बुआई है, हम जून जुलाई में करते हैं। कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। यहाँ पर अभी बिंदु आएगा सिंचित क्षेत्र में। देखिए सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में गवार की बुआई 30 जुलाई तक, कब कर दे? 30 जुलाई तक बुआई कर देंगे, ठीक है ना। कब कर दे? 30 जुलाई तक बुआई कर दे। इन दोनों का एक बिंदु लिख सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इसको देखने कोष्टक में बता रहा हूं, जून टू जुलाई। ये देखिए आप लोग, जून से जुलाई माह में इसकी सोविंग कर दें, ठीक है ना। इसके बाद में देखना यहां पर पौध अंतरण देखना आप लोग, पौध अंतरण, पौध अंतरण देखिए बेटा कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी है, क्योंकि ये कई बार आपके जेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखना बेटा। अभी मैं आपके सामने यहां पर देखना, L गुना L और P गुना P, यहां पर देखिए लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। यहां लाइन से लाइन की दूरी होगी 30 से 45 सेंटीमीटर, और ये पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी? कितनी लेंगे? 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। ये ध्यान रखिए, हर बिंदु फसल के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखना। यहां पर ऐसी कोई डिफिकल्ट बातें नहीं बताई जा रही है, यहां सोल्व करके बताया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा आरंभ होने पर बुआई कर देवे और सिंचित क्षेत्र में 30 जुलाई तक बुआई कर देवे, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना, अगला है बीज की गहराई।
गवार को हम कितनी गहराई पर, बीज की गहराई, बीज की गहराई, ये देखिए आप लोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अपन जैसे 5, 6, 8 सेंटीमीटर तक भी अन्य फसलों के बीज की बुआई कर देते हैं। तो यहाँ किसी की 1-2 सेंटीमीटर पर ही बुआई करते हैं। किसी ऐसा बीज जो महीन होता है तो आधा इंच पर भी उसकी बुआई करनी पड़ती है, ठीक है ना। जितना महीन बीज होता है उतना ही उसको भूमि की ऊपरी सतह पर बिखेर कर मिट्टी की परत से ढक देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना बीज की गहराई हम इस गंवार में 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज की बुआई कर दे। अगर इससे गहरा लग जाता है बीज तो वो जर्मिनेट नहीं होता है, जर्मिनेट परसेंट कम हो जाता है, मीन्स वो भूमि के अंदर दब जाता है, अंकुरित नहीं होता है। इसलिए गवार के बीज की 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही गहराई पर लेवें। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो बीज जर्मिनेट नहीं करता है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है खाद एवं उर्वरक। क्या है? खाद एवं उर्वरक। देखना, खाद एवं उर्वरक, आप देसी खाद आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, लेकिन यहां पर देखना उर्वरक क्या लेंगे आप लोग, नाइट्रोजन देखिए और फास्फोरस देखिए आप लोग। यहाँ पर नाइट्रोजन है 20 किलोग्राम लीजिए, कितना? 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग खाद लेवें। और फास्फोरस की मात्रा है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयोग करें। देखिए बेटा, नाइट्रोजन, ये खुद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसल है, क्योंकि इसके जड़ों में नोड्स पाई जाती हैं, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम आवश्यक होती है। और साथ में इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेनी पड़ती है, क्योंकि इसके फलियों को, जो इसके फलियों में दाना बनता है या चमक लानी है, ये कार्य फास्फोरस करता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, खाद उर्वरक आपको बताएं तो नाइट्रोजन यहाँ पर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लेवें और फास्फोरस आप लोग 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लेवें, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना, यहाँ पर अगला पॉइंट आता है इरिगेशन। क्या आता है? इरिगेशन। देखना, इरिगेशन, सिंचाई, क्योंकि सभी फसलों में मैंने इरिगेशन आपको बताया है, सिंचाई बताया है, क्योंकि फसल को इरिगेट करना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग समय रहते हुए इरिगेट नहीं करते हैं तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, यहां पर सिंचाई बता रहा हूं मैं, वर्षा समय पर, वर्षा समय पर, समय पर, समय पर हो तो सिंचाई, सिंचाई की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती है। देखिए बेटा, अगर वर्षा समय पर हो रही है तो गवार की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अन्यथा, यहां पर देखना, अन्यथा एक दो सिंचाई, सिंचाइयों, यहां पर सिंचाइयों कर देता हूं, सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ये देखिए बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर देखना बेटा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना कि वर्षा समय पर हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वो कब होती है? जब वर्षा नहीं हो रही हो, तब इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखना, पहली सिंचाई, पहली सिंचाई, जो 2 सिंचाई का निदान कर रखा है, यहां पर क्रिटिकल पीरियड दे रखा है, तो यहां पर देखना, पहली सिंचाई बीज बोने के, बीज बोने के 25 दिन बाद, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, 25 दिन बाद, ठीक है। इसके बाद में देखना,
दूसरी सिंचाई देखना बेटा, दूसरी सिंचाई बीज बोने के 60 से 80 सॉरी 50 से कितना 50 से 55 दिन पर 50 से 55 दिन बाद में 50 से 55 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर दे। ठीक है ना बेटा। यहां पर देखना इरिगेशन के बारे में आप लोग देखेंगे, वर्षा समय पर हो तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको बता दिया है। पहली सिंचाई है बीज बोने के 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई है बीज बोने के 50 से 55 दिन बाद में। ठीक है ना। ये देखिए आप लोग 50 से 55 दिन बाद में। ठीक, आगे देखिए बेटा, आगे चलिए बेटा। इसके बाद में देखना अंतराकर्षी। देखिए यहां पर अगला पॉइंट बनता है हमारा अंतराकर्षी। यहां लिख रहा हूं मैं, ये देखिए अंतराकर्षी, अंतराकर्षी, जिसको आप लोग निराई गुड़ाई भी कह सकते हैं। यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखना बेटा अंतराकर्षी में क्या करते हैं। गवार की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य बीज बुआई के या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि फसल बोने के 25 से 30 दिन बाद में का कार्य बीज बुआई के 20 से सॉरी आप लोग कर सकते हैं 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद करें। ठीक है ना। गवार की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य बीज बुआई के 25 से 30 दिन बाद बुआई करें, क्योंकि यहां पर हम 25 दिन बाद में सिंचाई करेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। तो आपके सामने नीचे यहां पॉइंट दिया है अंतराकर्षी। तो यहां पर देखिए निराई गुड़ाई का कार्य 25 से 30 दिन बाद में करें। अब यहां पर एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जेड का बता रहा हूं मैं, यहां गवार की फसल में क्या, गवार की फसल में वर्षा नहीं होने की दशा कर सकते हैं, नहीं होने पर भी कर सकते हैं। नहीं होने पर गवार की फसल में वर्षा नहीं होने पर जल भाव, यहां पर जल भाव नहीं जलाभाव, जल की कमी, जलाभाव की दशा में मीन्स भूमि के अंदर नमी नहीं हो, भूमि में नमी नहीं हो या जलाभाव की दशा में जल की कमी हो, उस समय क्या करना है किसान को। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सल्फोसेलिक क्या, सल्फोसेलिसिक, ये देखिए आप लोग सल्फोसेलिसिक अम्ल 254 ppm पार्ट पर मिलियन लेकर, क्या, सल्फोसेलिसिक अम्ल 254 ppm
मिलाकर 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 किसमें? पानी में। ठीक है ना, किसमें मिलाएंगे? पानी में। कितना लेंगे? 254 ppm। ठीक है ना, मिलाकर वानस्पतिक वर्धि, वानस्पतिक वर्धि मीन्स उसके भागों की वृद्धि हो रही है, मिलाकर वानस्पतिक वर्धि व पुष्पन अवस्था, व पुष्पन अवस्था पर 2 छिड़काव कर देवे, 2 बार छिड़काव कर देवे या 2 छिड़काव कर दे, 2 छिड़काव कर देवे। देखिए बेटा, इससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है और हमारी फसल सूखा सहन करने की क्षमता बना लेती हैं। ये अम्ल होता है जिसका नाम है सल्फोसैलिसिक अम्ल है। इसकी मात्रा 254 ppm लेते हैं। इसको पानी में मिलाकर वानस्पतिक वृद्धि मीन्स पौधे के वे भाग जो वृद्धि कर रहे हैं, इसको शाखाएं कहते हैं, वह पुष्पन अवस्था पर पुष्प आते समय 2 छिड़काव करने से किसान का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या होता है? किसान का उत्पादन बढ़ जाता है, या आप लोग कह सकते हैं फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। किसका स्प्रे करते ही? सल्फोसैलिसिक अम्ल का। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना। ये अंतरा कृषि के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ये अम्ल है, सल्फोसैलिसिक अम्ल है, जो कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अवरुद्ध कर देता है और साथ के अंदर ये लंबे समय तक बिना पानी पिए रह जाता है और इससे किसान का उत्पादन भी बढ़ता है। ये ध्यान रखना, बिना पानी पिए तो रहेगा ही, क्योंकि वैसे ही ये दलहनी फसलों में इसका कौन सा है? फेबेसी है। ये दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है। तो इसको वैसे अगर वर्षा नहीं भी हो तो इसको 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगर 1-2 सिंचाइयों की भी आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो आप लोग देखना, एक सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है या वर्षा पर निर्भर रहता है, तो यहाँ पर सल्फोसैलिसिक अम्ल का स्प्रे कर दीजिए, किसान का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसके बाद में देखना बेटा, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है हमारा? कीट एवं व्याधियां। क्या है? कीट एवं व्याधियां। तो यहां पर देखना, पहला कीट है कीट एवं व्याधियां। यहां पर पॉइंट दे रखा है, कीट एवं व्याधियां। तो पहला कीट दे रखा है यहां पर एफिड। क्या है? एफिड। तो ये देखिए बेटा, ये क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हर फसल में कीट लगता है। तो यहां पर ये एफिड दे रखा है मैंने। क्या दे रखा है? एफिड। तो ये देखिए, यहां कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को कमजोर बना देता है। अगर इस कीट का आक्रमण अधिक होता है तो पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए लेंगे आप लोग, क्या लेंगे? बुआई के 30 दिन बाद, बुआई के नियंत्रण यहां लिख रहा हूं, नियंत्रण बुआई के बीज बुआई के आप या गुआर की बुआई के, गवार की बुआई के कितने दिन बाद में? कितने दिन बाद में? 30 दिन बाद 300 ml। 30 दिन बाद 300
ml मिथाइल डेमेटॉन, क्या 300 ml मिथाइल डेमेटॉन, मिथाइल डेमोटॉन 25 EC दवा को पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में देखना दूसरा कीट है सफेद मक्खी। क्या है? सफेद मक्खी। ये देखना, ये कीट क्या करता है, ये जो ये मक्खी होती है इसका नाम सफेद मक्खी दे रखा है। तो ये कीट क्या करता है कि जब ये कब आक्रमण करता है, पुष्पावस्था में करता है और फलियां को क्या करता है, चट कर जाता है या दाने को खा जाता है। इसके लिए आप लोग नियंत्रण करें। क्या करेंगे? इमिडा क्लोरोपिड, हाँ इमिडा क्लोरोपिड, ये देखिए इमिडा क्लोरोपिड 0.005% मीन्स 5 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यहां पर ये ml है, यहां देखिए बेटा ml, 5 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना सफेद मक्खी के बाद में तीसरा कीट आता है जेसिड। क्या है? तीसरा क्या है? जेसिड है। देखिए जेसिड, ये कीट दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन ये क्या करता है, कोमल भागों से क्या करता है, ये रस भी चूसता है और कोमल भागों को खा जाता है। ये कीट दोनों काम करता है, रस चूसता भी है और खाता भी है। तो ये क्या करता है, पौधे को बेकार कर देता है, जिसका नाम क्या है, जेसिड है। आप लोग इसका नियंत्रण किससे करेंगे? इमिडा क्लोरोपिड, ये देखिए इमिडा क्लोरोपिड 0.005% मीन्स वही 5 ml दवा को प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना आप लोग रोग, देखिए आप लोग रोग, क्योंकि जैसे कीट हैं वैसे ही रोग लगते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग पहला कीट है झुलसा रोग। क्या है? झुलसा रोग। ये देखिए इसको ब्लास्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लास्ट डिजीज, झुलसा रोग। इस रोग का आक्रमण होने पर पौधा झुलसकर नष्ट हो जाता है। पौधा झुलसकर नष्ट हो जाता है। तो इसका रोकथाम देखिए बेटा, यहां पर 2.5 ग्राम इसका रोकथाम क्या करेंगे देखना है, यहां लिख रहे हैं अपन रोकथाम 2.5 ग्राम, कितना? 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कितना? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कितना? 4 ग्राम है ना सॉरी, कितना लेंगे? 30 ग्राम। कितना? 30 ग्राम प्रति 10 लीटर में 30 ग्राम
30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आशाचित लाभ प्राप्त होता है। तो यहां पर दो दवा दिए हैं, यहाँ 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो फंगीसाइड है। क्या है? फंगीसाइड है। आप लोग इसका उपयोग कीजिए और इस रोग की रोकथाम कीजिए जिसका नाम झुलसा रोग है। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है फसल को सुखा देता है। क्या कर देता है? फसल को सुखा देता है। तो यहां पर देखिए बेटा, आपको अच्छी प्रकार से आपकी बुक में यहां नहीं दे रखा है, लेकिन मैं रोगों के बारे में, एक एक रोगों के बारे में, एक एक कीटों के बारे में यहां स्पष्ट बोल रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है ना? तो आप लोग इसको देखना, अच्छी प्रकार से याद करना है बेटा। आगे चले बेटा। इसके बाद में देखना दूसरा रोग है चूर्णी। क्या है? चूर्णी फफूंद। क्या है? चूर्णी फफूंद रोग। चूर्णी फफूंद रोग देखिए बेटा, देखना बेटा। इसमें कई बार आप लोगों ने पाउडर मिडलू के बारे में सुना है, अन्य फसलों में भी देखा है कि चूर्णी फफूंद ये कवक के द्वारा होता है। यह रोग कवक के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर पौधे की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, जिससे पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। तो ये देखिए बहुत खतरनाक रोग है। कभी कभार देखना कि अभी जैसे बारिश का समय चल रहा है और अभी फसल के अंदर फंगस वगैरह, कवक वगैरह आक्रमण होगा, कवकों का आक्रमण होगा। तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फसल की पत्तियां हैं, उस पर सफेद सफेद धब्बे इस प्रकार से बड़े बड़े आप लोगों को पत्तियों पर दिखाई देंगे। ठीक है ना? ये देखिए बेटा, इस पर आप लोग पत्तियों पर धब्बे दिखाई देंगे। आप लोगों को इस प्रकार से धब्बे दिखाएंगे पत्ती पर। ठीक है? तो अपन क्या करेंगे कि जैसे सांप के से जैसे धब्बे स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो अपने क्या हो जाता है कि इस पर से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पर सांप चल रहा है, कि सांप इस पर अब की बार क्या है कि सांप ज्यादा है, इसलिए आप लोग पत्तियों पर भी इसका, ये वो नहीं है, ये फंगस है, ये कवक है जिसके द्वारा ये रोग लगा है। पत्तियां पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। तो इसके लिए आप लोग केराथेन एलसी, क्या केराथेन एलसी कितनी, केराथेन एलसी 40 ml, कितना रोकथाम देखिए यहां बता रहा हूं मैं, रोकथाम केराथेन एलसी, यहां पर एलसी 40 ml 4 लीटर पानी में, 40 ml दवा को 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कितना? 40 ml दवा को 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ठीक है बेटा? यहां पर देखना, ये फंगिसाइड है केराथेन, ये एलसी, केराथेन एलसी मार्केट में मिलता है। 40 ml इसकी मात्रा लीजिए और 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ठीक है? इसके बाद में या आप लोग ले सकते हैं 24 से 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टर के हिसाब से फसल में बुरकाव करें। इससे भी आशाचित लाभ प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिए बेटा। इसके बाद में आप लोग अगला पॉइंट देखेंगे, कटाई एवं मंडाई। देखिए यहां पर कटाई एवं मंडाई देखिए आप लोग, यहां देखना कटाई एवं मंडाई, ये देखिए कटाई एवं
कटाई एवं मंडाई। ये देखिए बेटा, अब अपन को पता है बेटा इसकी जो कटाई है फसल अक्टूबर से नवंबर माह तक पककर तैयार हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर माह में पककर तैयार हो जाती है। तो पकने पर इस फसल को काट लिया जाता है और काटने के बाद में छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं, मीन्स पुलियां बना ली जाती हैं और 2-4-5 रोज के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में थ्रेशर के द्वारा दाने को अलग कर लिया जाता है। इसको कहेंगे हम मंडाई। भूसे से दाने को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? मंडाई कहेंगे। यहां पर कटाई बता दी कि इसकी फसल अक्टूबर से नवंबर माह में पककर तैयार हो जाती है। जैसे अभी इसकी बुआई चल रही है, बुआई कर देंगे और बुआई करने के बाद में ये कब पक जाएगा? अक्टूबर से नवंबर माह में पक जाएगा। और उसके बाद में इसको काट कर सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में थ्रेशर मशीन के द्वारा दाने को अलग कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, देखना यहां पर इसमें बीज के लिए तो हम कब कर रहे हैं? अक्टूबर से नवंबर माह में। और चारे की कटाई कब करेंगे? देखना, चारे की कटाई आप लोग कर सकते हैं 60 से 80 दिन बाद में। कितने दिन बाद में? 60 से 80 दिन पर। 60 से 80 दिन पर, क्योंकि यहां पर चारे की बीज दर भी बताई थी मैंने आपको, 40 से 45 किलोग्राम बीज की मात्रा लें। ठीक है, 40 से 45 किलोग्राम बीज की मात्रा बताई थी चारे वाली फसल के लिए। तो अब इसको जैसे पशुओं को खिलाने के लिए क्या, क्योंकि इसमें पौष्टिक गुण होते हैं और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? देखना, इसमें दाने में प्रोटीन 45% प्रोटीन होती है। और गम देखना आप लोग, 33 से 35% इसमें गम पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फसल है। अगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था इस फसल के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, चारे की कटाई 60 से 80 दिन पर करें। ठीक है ना? अगर आप लोग पशु को चारा खिला रहे हैं तो आप लोग इसकी कटाई 60 से 80 दिन पर करें। अन्य फसल को, जो चारे वाली फसल है, हम 50 से 55 डेज पर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर अंतिम इसका पॉइंट रह गया है, उसका नाम है उपज। देखना यहां पर क्या है? उपज। ये देखिए, यहां बता रहा हूं मैं, उपज देखिए आप लोग। ठीक है, इसकी औसत उपज बता रहा हूं, औसत उपज देखिए। औसत उपज है कितनी? औसत उपज 12 से 16 क्विंटल, 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है इसकी उपज। ठीक है, कितना बीज प्राप्त होता है? 12 से 16 क्विंटल। ठीक है, हरा चारा कितना होता है? देखना यहां पर हरा चारा कितना प्राप्त होता है? 250 से 300 क्विंटल। ठीक है ना? 300 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, देखना बेटा, इस फसल के ये बिंदु हैं, ये आप लोग अच्छी प्रकार से लिखकर याद करें, क्योंकि जब तक आप लोग लिखकर याद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, आपके दिमाग से बाहर बिंदु निकल जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इस फसल के जितने भी बिंदु हैं वो आपके सामने यहां पेश किया है। इसको अच्छी प्रकार से देखना। देखिए बेटा, ये हमारी ये रोकड़ फसल थी। रोकड़ फसल में एक आलू था, दूसरा पहला क्या था? गन्ना था, दूसरा आलू था और तीसरा गवार है। क्या था? गवार था। इनके बारे में हमने अध्ययन किया, क्योंकि हम सिस्टमेटिक तरीके से इसकी फसलों की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे या हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले सीरियल क्रॉप्स देखा है, फिर हमने पल्स क्रॉप देखा है, फिर हमने ऑयल सीड्स देखा है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा है? रोकड़ फूडर्स क्रॉप देखा है। क्या देखा है? फूडर्स क्रॉप देखा है। और हमने ये 5वें नंबर पर क्या देखा है? रोकड़ फसल देखा। ये 5 ग्रुप 5 वर्ग की फसल पढ़ाई है। अब हम कल आपको फाइबर क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। फाइबर क्रॉप्स, जिसको कहते हैं हम रेशे वाली फसल। तो रेशे वाली फसल आपके यहाँ 2 दे रखी है। एक तो दे रखा है क्या दे रखा है? कपास दे रखा है, एक सनई दे रखा है। क्या दे रखा है?
कपास, जिसको कॉटन कहते हैं, ठीक है। कपास दे रखा है और एक सनई दे रखा है, जिससे क्या प्राप्त करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं। तो हम इसके जो ये फाइबर्स क्रॉप है उसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में आप लोग को जो रोकड़ फसल है, ये हमारी अंतिम रोकड़ फसल थी जिसका नाम गवार है, इसको आपने अच्छी प्रकार से देख लिया होगा। देखिए बेटा, यहां पर हमने सिस्टोमेटिक तरीके से वर्ग वाइज, क्योंकि अगर बच्चा वर्ग वाइज स्टडी कर रहा है तो उसके नंबर अपने आप ही खाते में आ जाते हैं। अगर वो नंबर वाइज तरीके से नहीं पढ़ रहा है तो उसके नंबर अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जितने भी जैसे पौध अंतरण यहां पर बताया है, तो इस पौध अंतरण को आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना, क्योंकि ये जेट के अंदर प्रश्न बन जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं। और इसकी बीज की मात्रा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बीज की मात्रा भी अच्छी प्रकार से देखना, क्योंकि ये जो जेट वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पर मैंने अभी जेट का प्रश्न बताया, सल्फोसिलिक अम्ल, क्योंकि ये वर्षा न होने की स्थिति में अर्थात भूमि में जल की कमी होने की दशा में इस अम्ल का स्प्रे किया जाता है, जिससे किसान को अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो अब देखना बेटा, ये हम जो फाइबर की फसल की बात करेंगे वो कल बात करेंगे, तो इसके बारे में देख लेना। तो आप लोग इसको रफ कॉपी लेना और किस्म को, बीज दर को, जलवायु को, मृदा को और उपज को तो एक बार आप लोग अच्छी प्रकार से कम ढंग से देखना आप लोग। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लाइक करना, अगर नए हो वीडियो पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।